हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डेल्टन क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आज करेंगे नॉर्मेलिटी। सो व्हाट वी आर डूइंग द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। कि किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके 4 मेथड्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड हमने किया था मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड मेथड हमने किया था मोलैरिटी। थर्ड मेथड हमने किया था मोलैलिटी एंड फोर्थ मेथड हम कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन। जो चारों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स the mass of solute dissolved in a solution in a solvent, that is called the concentration of the solution. So जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है मास परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, मोलैलिटी कैसे फाइंड करते हैं, मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज हम करेंगे normality. So let's start. What is normality, students? It is the number of gram equivalent of the solute dissolved per liter of the solution. तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी स्टूडेंट्स? लाइक मोलैलिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते थे इन पर किलो ऑफ द सॉल्यूट। मोलैरिटी में आप लेते थे मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी के अंदर आज एक आपके पास एक नई टर्म आई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कि सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट टर्म इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय एन। कैपिटल एन, लाइक मोलैलिटी इज denoted by small m, molarity is denoted by capital M. Similarly, normality is denoted by the capital N. Next, if we write the formula of normality, normality is equal to, represented by N, is equal to number of gram equivalent of the solute divided by volume of solution in ml. If volume is in ml, then you have to multiply by 1000. Okay students, now units. What are the units of normality? Units of normality. तो नॉर्मेलिटी की यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स? क्या डिसॉल्व किया हमने, सॉल्यूट की क्या चीज डिसॉल्व की है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या आएंगे इसके यूनिट्स? ग्राम इक्विवेलेंट
किस में डिजोल्व किए हैं, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इट मे बी राइट लाइक दैट, ग्राम इक्विवेलेंट per liter. Okay, so this is the formula of normality. Normality is equal to number of gram equivalent of the solute dissolved in the per liter of the solution, if volume of solution in ml, then multiply by 1000. Next, units of normality, it is gram equivalent per liter. Can write like this, gram equivalent per liter. नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम तो दिया होगा, मे बी मास दिया, आप डेंसिटी यूज करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, बट आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दी होंगे, वो आपने फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिखूंगा फॉर्मूला भी मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट is equal to, number of gram equivalent is equal to mass of the solute divided by equivalent mass. तो दो नई चीज़ें सीखी हैं आज आपने, दो नई चीज़ें कर रहे हो आप। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास नहीं आपको दिया होगा, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं आगे हम। तो आगे स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करना हमने। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास, वो मैंने सिखाया आपको कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड बाय जेड। नाउ व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू, इट इज वैलेंसी फैक्टर, जेड इज वैलेंसी फैक्टर। Okay students, so we can find equivalent mass by the formula molar mass divided by Z. Z is the valency factor. So students, now we will do a numerical with the help of which you can easily understand what is Z, what is valency factor, how can we find the valency factor. So let's start the numerical. So the numerical based on the normality is, what is the statement? Statement is calculate the normality of a solution calculate the normality of a solution containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid। अगर आपको याद हो तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला मैंने पीछे क्वेश्चंस करवाया, उनमें करवाया था मैंने। ऑक्सैलिक एसिड हैज फॉर्मूला C2H2O4। ओके, अब क्योंकि यहां पर बोला गया हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स इट हैज वाटर, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हैज 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH bond COOH dot 2H2O. Okay students, so this will represent the oxalic acid. It will represent the molecular formula of the oxalic acid. It will represent the structure formula of oxalic acid. So 31.5 gram of hydrated oxalic acid in 1250 ml of solution. ओके, सो अभी हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड हमने करनी नॉर्मेलिटी, ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. गिवन mass of the oxalic acid it is equal to, how much mass is given? 31.5 gram. Now first of all we have to calculate हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है. तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने पड़ेंगे. तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के फाइंड करते हैं. सॉल्यूट क्या है यहां पर? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड. ओके स्टूडेंट्स, so how can we find the number of gram equivalent? अभी हम पीछे करके हटे हैं. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट? गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं mass of the solute divide by equivalent mass of the solute. Okay students, अब mass of the solute तो given है, it is 31.5 ग्राम. इक्विवेलेंट मास नहीं पता, तो हम पहले इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे. सो राइट हियर equivalent mass is equal to, what is the formula of equivalent mass? Equivalent mass of hydrated oxalic acid. Hydrated oxalic acid, it is equal to, so equivalent mass is equal to molar mass of the oxalic acid. What kind of oxalic acid? Hydrated oxalic acid divide by मोलर मास को किसके साथ डिवाइड करें कि आपके पास इक्विवेलेंट मास आ जाए. तो स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हूं यहां पर, लुक एट हियर, इफ देर इज a salt given, salt dissolved in
इन एनी सॉल्वेंट, देन हम इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं? उस केस में इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं हम, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय Z, विच इज वैलेंसी फैक्टर, जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। बट अभी हमें क्वेश्चन में एसिड गिवन है, सॉल्ट नहीं गिवन है। विच एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। तो एसिड या बेसिस के लिए हम Z यूज नहीं करेंगे, वैलेंसी फैक्टर यूज नहीं करेंगे इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? फॉर एसिड एंड बेसिस हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट मास? अगर बात हो रही है एसिड की, तब क्या करेंगे? मोलर मास को हम डिवाइड करेंगे बेसिसिटी के साथ, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ओके, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बेस गिवन है, बेस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, देन आप उस टाइम आपने जब इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, तब आपने मोलर मास को एसिडिटी के साथ फाइंड करना है। उलट है, अगर बेस गिवन है तो डिवाइड बाय एसिडिटी टू मोलर मास टू गेट इक्विवेलेंट मास। अगर आपको एसिड गिवन है देन यू हैव टू डिवाइड मोलर मास को आपने डिवाइड करना है बेसिसिटी के साथ टू गेट द इक्विवेलेंट मास। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई सॉल्ट दिया है, सॉल्ट की आपने फाइंड करनी नॉर्मेलिटी, उस केस में आपने जो इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है उसके लिए आपने क्या फाइंड करना है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कोई सॉल्ट है आपके पास, लाइक Na2CO3। तो Na2CO3 के लिए आप जब इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करोगे NaCO3 का? मोलर मास आप पता है, आपको सिखाया, आप फाइंड कर सकते हो कैसे करना है, डिवाइड बाय Z। जब सॉल्ट में कोई मेटल होगी तब आपने यहां पर Z लेना है, वैलेंसी फैक्टर लेना है, देन इट इज डिवाइड बाय Z। ओके, अब वैलेंसी फैक्टर क्या होगी, कैसे आपको पता लगेगा? आपने मेटल चेक करनी है, उसकी वैलेंसी चेक करनी है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आता है, तो हियर Z फैक्टर इज 1। इन केस ऑफ Na2CO3 Z फैक्टर इज 1। ये तो बात हुई सॉल्ट्स की। अगर हम बात करें एसिड्स और बेसिस के लिए, तो उन केसेस में हम क्या करेंगे? मोलर इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए मोलर मास को डिवाइड करेंगे। अगर एसिड गिवन है तो बेसिसिटी के साथ, अगर बेस गिवन है तो एसिडिटी के साथ। ठीक है, आई थिंक आपको नहीं लग रहा होगा, पता भी मैं बताता हूँ आपको, करके एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में हमने इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है ऑक्सैलिक एसिड का, तो कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने लिखा है पीछे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय द बेसिसिटी। ओके, अब मैं साइड पे यहाँ पे आपको फाइंड करके बताऊंगा बेसिसिटी कैसे फाइंड करनी है ऑक्सैलिक एसिड की। सो एज यू ऑल नो दैट the basicity of oxalic acid means number of ionizable protons, कि कोई किसी भी एसिड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिड कितने प्रोटॉन, कितने H पॉजिटिव आयन लूज करता है। जितने वो H पॉजिटिव आयन वाटर में डिसॉल्व करने वो लूज करेगा, उस टर्म को हम बोल देंगे बेसिसिटी। अगर तो वो एसिड है तो वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो प्रोटॉन लूज करेगा,
उस टर्म को हम बोलेंगे बेसिसिटी। अगर वो बेस है तो वो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्सल आयन लूज करेगा, OH नेगेटिव आयन लूज करेगा, उस चीज को हम बोल देंगे एसिडिटी। बेस के लिए एसिडिटी मीन्स कि इन केस ऑफ बेस नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एसिडिटी फॉर बेसिस। फॉर एसिड्स नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मीन्स H पॉजिटिव, दैट इज टर्म फॉर बेसिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तो क्वेश्चन में एसिड गिवन है तो हम ये यूज करेंगे, बेसिसिटी यूज करेंगे। सो लेट्स लाइक ऑक्सैलिक एसिड हैज फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बिकॉज in question there is a hydrated oxalic acid, so 2H2O. Now what happened from here, you all know that hydrogen is electropositive in nature and it always go by losing its electrons in form of ions, हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन साथ वाले एलिमेंट को देके जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे ऑक्सैलिक एसिड को, ये डाइवेलेंट एनाइन में टूट जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। डाइवेलेंट एनाइन मीन्स any species when gain electrons it acquire negative charge. The negative charge species are called anions, and the species which loses electron they attain positive charge, and positive charge species are called cations. तो यहाँ पर हमारे पास था ऑक्सैलिक एसिड, जब हमने वाटर के अंदर इसको डिजॉल्व किया, ऑक्सैलिक एसिड के पास 2 H हैं और दोनों H लूजली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। अब क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपने याद रखना है इसका थोड़ा सा सीक्वेंस, तो उसके लिए एक सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड फॉन कॉल। जितने भी एलिमेंट है, नियर अबाउट 108 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उन सभी में एलिमेंट्स में से जो फ्लोरीन एलिमेंट है, एटम है, एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, थर्ड पे आता है नाइट्रोजन, फोर्थ पे आता है क्लोरीन। सो व्हाट इज दिस, अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस ऑर्डर याद रखना है, फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, सबसे कम कौन है, क्लोरीन। तो ये ट्रेंड है, मतलब पहले 4 के लिए है, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे कम पहले 4 एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स में से। तो याद रखने का तरीका है फोन कॉल, F मीन फ्लोरीन, O मीन ऑक्सीजन, N मीन नाइट्रोजन, Cl मीन्स क्लोरीन। सो आई होप this thing is clear to all of you. So remember, for electronegativity sequence order, phone call, F is fluorine, I can write here, लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब फोन को आपने FON फोन लिखना है, ठीक है, फोन कॉल, ठीक है। F मीन फ्लोरीन, O मीन ऑक्सीजन, N मीन्स नाइट्रोजन, कॉल मीन्स क्लोरीन। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हमने बेसिसिटी फाइंड करनी है ऑक्सैलिक एसिड की। तो मैंने बताया ऑक्सीजन जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा और 2 आयंस में टूट जाएगा और हमारे पास डाइवेलेंट एनाइन आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सलेट, डाइवेलेंट ऑक्सलेट एनाइन है ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। प्लस कितने आयंस निकलेंगे हमारे पास, प्रोटॉन कितने लूज किए इसने, 2H पॉजिटिव, प्लस ये वाले 2H2O। आई होप यहां पर आपको क्लियर है कि जब ऑक्सैलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो कितने आयनाइजेबल H लूज किए, जो कितने आयनाइजेबल H मिले हमें आफ्टर डिसॉल्विंग ऑक्सैलिक एसिड इन वाटर। सो देयर आर 2। सो आयनाइजेबल proton of any acid when it is dissolved in water, that ionizable protons termed basicity for any acid. Okay, so इस केस में
बेसिसिटी हम कितनी लिखेंगे ऑक्सैलिक एसिड की, इट इज कितने एच आए हैं 2H। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। लेट्स फाइंड, अब मोलर मास ही फाइंड करते हैं साथ साथ में ऑक्सैलिक एसिड का, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का। अब यहां से देखते हैं, अब पहले है सी का मास कितना है, एटॉमिक मास 12, कितने सी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 2, तो एक का 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन 1 O हैज एटॉमिक मास 16, हाउ मेनी O देयर आर 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे डॉट टू H2O, फिर प्लस डाला हमने, दिस इज H2O। रिमेंबर H2O हैज मोलर मास, वाटर हैज मोलर मास 18, so there are how many H2O, 2 H2O, so 2 multiply by 18, okay students, divide by basicity। अभी हमने फाइंड किया basicity means number of ionizable protons of an acid। तो ऑक्सैलिक एसिड के केस में कितने आए आयनाइजेबल प्रोटॉन, देयर आर 2H, so it means basicity for oxalic acid is 2। I hope things are clear to you। जब इसको सॉल्व करेंगे, हम ऐड करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 126 डिवाइड बाय 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आफ्टर कैंसिलिंग वी विल गेट 63। ओके, नाउ फाइनली यू गॉट द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड इट इज 63। नाउ वी विल फाइंड, क्या पता करेंगे हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट इट विल डिवाइडेड बाय द, जो अभी हमने फाइंड किया है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। ओके स्टूडेंट्स, देन number of gram equivalent that is equal to mass of the solute divided by equivalent mass। mass of the solute given a question में it is 31.5 और equivalent mass अभी हम फाइंड करके हटे हैं, पीछे हमने फाइंड किया it is 63। इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 0.5। फाइनली अब हम लास्ट में फाइंड करेंगे जो पूछा हो क्वेश्चन में, क्या पूछा है, नॉर्मेलिटी। सो फाइनली नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml multiply by 1000। so number of gram equivalent अभी हमने फाइंड किए, it is 0.5 divided by volume of solution and it is 1250। मल्टीप्लाई बाय 1000। जब इसको हम सभी को सॉल्व करेंगे, after solving it we will get 0.4 n, n means normal। okay students, so this is the normality of the oxalic acid and it is 0.4 normal। तो स्टूडेंट्स ये तो थे आपके, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमें किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, उसके ये मेथड्स थे, डिफरेंट मेथड्स थे।
तो आइए एक बार फटाफट उनको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। जो मेन है उनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। लाइक क्या लिखेंगे यहां पर हम, फॉर्मूले टू रिमेंबर। अभी तक जितने भी हम रिलेशंस किए हैं वो रिलेशंस लिखेंगे एक बार फटाफट, प्लस जो फॉर्मूलाज हम यूज कर चुके हैं टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वो लिखेंगे। फटाफट आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर 1, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर मोलैरिटी। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in ml multiply by 1000. These all formulas are very useful, so keep them in mind. Second formula is molality. Molality is represented by small m, so molality is equal to, ये हम कल ही किए हमने, number of moles of solute divided by weight of the solvent. Remember this, in gram multiply by the 1000. Third method is, third formula is normality, जो अभी हमने किया है. It is represented by capital N. Normality is equal to number of gram equivalent divided by volume of solution in ml multiply by 1000. और फोर्थ हमने किया है, जो कल ही किया हमने, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपने रिप्रेजेंट करना है, डजेंट मैटर ए लिख रहे हो बी लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को एक्स बी के साथ लिखा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर हम मोल्स रखेंगे सॉल्यूट के, नीचे हम टोटल मोल्स रखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय moles of solvent plus moles of solute. So these are the four formulas by which you can predict the concentration of the solution. First one is molarity, second is molarity, third is normality, fourth is mole fraction. Out of these four, only molarity is the one in which weight of the solvent is used. बाकी सभी में वॉल्यूम यूज होता है सोल्यूशन का. रिमेंबर दिस. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे कुछ रिलेशंस. जितनी भी अभी तक हमने क्वांटिटीज की हैं, टर्म्स की हैं, उनके किसी न किसी बीच में एक दूसरे के अंदर रिलेशन है जो हमें हेल्पफुल होगी न्यूमेरिकल्स फाइंड करने के लिए. लाइक फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन molarity and normality. So what is it? In it, normality is equal to molarity
multiply by the molar mass divide by the equivalent mass. Second relation is, students, relation between molarity एंड डेंसिटी, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है? सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक एक टर्म और ऐड करते हैं, डेंसिटी के साथ मोलर मास भी लेते हैं। मोलैरिटी, डेंसिटी एंड मोलर मास, इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है? सो क्या रिलेशन है? इसके लिए हम लिखते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू, that is small m is equal to m into 1000, capital M into 1000 divide by 1000 into d is the density, minus m into m naught. Okay friends, so here capital M is molarity, m naught is molar mass, d is density, small m is molality. Now third relation, it is between molarity and mole fraction. Relation between molality and mole fraction. So what is the relation, students? Molality is equal to small m is equal to, small m means molality, xb is the mole fraction of solute, divide by 1 minus xb, again mole of the mole fraction of the solute, multiply by the 1000 and divide by ma. Okay, so this is the number third relation. नेक्स्ट इसके अलावा भी हमने कुछ किए हैं, इनके रिलेटेड नहीं है बट किए हैं, लाइक मॉलिक्यूलर मास की या मोलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय vapor density. Okay, so these are the some relations which are helpful to you when you are solving your numericals from chapter basic concepts of chemistry. So this is for class today students. I hope आज का lecture आपको बहुत अच्छा लगा होगा. So please like, share and comment on today class, and also subscribe, like and share my channel Dalton classes. Share Dalton classes, not my channel.
Dalton classes. Okay students, thanks to all of you to watching this video.